हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखे थे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को बनाए थे। आज जो है हम लोग सीखेंगे कि कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगता है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए, पहले तो याद कर लीजिए एक बार फॉर्मूला को। हम लोग पढ़े थे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ के करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो उस पर फोर्स होता है आई एल क्रॉस पी, है ना। स्ट्रेट वायर हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और आई करंट का फ्लो हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। चलिए थोड़ा सा एप्लीकेशन भी करा दे रहे हैं। मान लो ये आई करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो पूछा जाए कि फोर्स कितना होगा तो आई एल क्रॉस बी। देखो एल इधर, मान लो इसका लेंथ एल, एल इधर और बी अंदर, तो सोचो एल इधर बी अंदर, बीच का एंगल 90, तो फोर्स हो गया आई एल बी साइन 90। साइन 91 हो गया तो फोर्स कितने के इक्वल हो गया? आई एल बी, है ना। फोर्स हो गया आई एल बी। फोर्स का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो देखो बहुत सिंपल एक ट्रिक सिखाए थे। राइट हैंड को ऐसे निकाल लो, फील्ड किधर है? अंदर, तो पाम को अंदर रखो और करंट इधर ना, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रख दो। थंब फोर्स को बतला दिया, यानी फोर्स इधर होगा। देखो कुछ स्टूडेंट जो है ना यही फॉर्मूला याद कर लेता। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एल और बी परपेंडिकुलर हो और बी यूनिफॉर्म हो, तभी ना हम लोग एक काम कर सकते हैं। और वायर स्ट्रेट हो, यानी कि ये बिल्कुल जो है सही फॉर्मूला है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? तो बोलेंगे कि ये फॉर्मूला तब भी वैलिड है जब बीच का एंगल 90 हो या नहीं हो। ये तो आई एल बी साइन थीटा हुआ, यहाँ थीटा चूंकि 90 था इसलिए आई एल बी लिख दी, है ना। लेकिन आप कहेंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला बतलाए थे एलिमेंट पर फोर्स निकालो आई डी एल क्रॉस बी, ये कब वैलिड होता है? तो बोलेंगे भाई देखो ये ऑल टाइम वैलिड। कोई भी स्मॉल एलिमेंट जब लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी हो तो स्मॉल पार्ट पर उसको यूनिफॉर्म मान लिया जाता है, इसलिए ये ऑल टाइम वैलिड। ये फॉर्मूला वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और वायर स्ट्रेट हो, और ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब वायर स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और बीच का एंगल एल और बी के बीच का एंगल 90, तब आई एल बी लिखेंगे। इसलिए ये आदत में नहीं बना लेना आई एल बी आई एल बी। हाँ, बहुत ज़्यादा बार ये यूज में ज़रूर आ जाता है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर दिए हुए रहता है। अब चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा क्वेश्चन में ए वायर ऑफ लेंथ एल carries an electric current I along x direction. It is placed in a region where magnetic field is given by B is equal to B naught I plus J plus K। मैग्नेटिक फील्ड इतना पूछा जरा आपसे, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स
ऑन दिस वायर। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी। एल जो है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है वायर का लेंथ एल है और आई करंट है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो देखो इसको ऐसे कर, एल आई, करंट आई में, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो बी नॉट आई प्लस जे प्लस के। देखो तो ये कितना हो गया, आई एल इंटू बी नॉट। ठीक ना, आई एल बी नॉट बाहर कर लो। अब देखो आई क्रॉस आई क्या होता है, 0, आई क्रॉस जे क्या होता है, तो के, और आई क्रॉस के क्या होता है, तो माइनस जे। तो ठीक है, माइनस जे। चलो जी, आंसर तो यही हो गया। इसी को अरेंज करके लिख दो, आई एल बी नॉट ब्रैकेट में माइनस जे प्लस के, यही आंसर हो। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेक्टर में रूल है, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट। देखो जी, आई एल बी नॉट तो बाहर है ही, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। आई एल बी नॉट, और देखो जे के पहले -1 है तो -1 स्क्वायर, और के पहले 1 है, 1 स्क्वायर। यानी आंसर कितना हो गया, तो √2 आई एल बी नॉट, यही आंसर हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन आई जे के फॉर्म में ही हो तो यही आंसर हो गया। मेन आंसर देखो यही हो गया, क्योंकि जब वो मैग्नेटिक फील्ड आई जे के फॉर्म में दिया है तो हम आंसर भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। समझ गए? तो चलिए पहले तो आप इसको लिख लें। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और इस लॉन्ग वायर में 2 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा। ये भी दे दिया है कि इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 टेस्ला, और इस पोल का जो है नॉर्थ पोल या साउथ पोल का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसका रेडियस जो है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा आपसे कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक, तो देखो जी, पहले तो ये नॉलेज के लिए जाने, आगे परमानेंट मैग्नेट में हम लोग ये सब नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब समझेंगे। फिलहाल आप ये जानिएगा कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है और निगेटिव पे टर्मिनेट करता है, वैसे ही नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। साउथ पोल पे टर्मिनेट करता। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो देखो जितना पार्ट है ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, समझो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर, बीच का एंगल 90, तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो याद रखेंगे ये फोर्स जो है ना केवल इसी पोर्शन पर एक्ट कर रहा है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, तो जाहिर है 2r के इक्वल लेंथ। तो सोचो लेंथ इधर और फील्ड नीचे, तो बीच का एंगल 90 हुआ कि नहीं।
और फील्ड को यूनिफॉर्म मान के चलना है, क्योंकि दे दिया है 1 टेस्ला वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो आप तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, ILB, एल और बी परपेंडिकुलर है और फील्ड यूनिफॉर्म है, वायर स्ट्रेट है, तो इस सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आई का वैल्यू 2 एम्पियर, लेंथ के जगह 2 × R लिखे ना, 2R × B, तो चलो इसी को अरेंज कर लेते हैं, 2IRB। आई का वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो 1 टेस्ला है। अब बतलाओ कितना हो गया, तो 0.16 न्यूटन, है ना आसान क्वेश्चन। अब जो है, अब इसी में देखेंगे, आपसे कहा गया कि 2 ठो लाइट स्ट्रिंग, ठीक ना, ये स्ट्रिंग दोनों का लेंथ दिया हुआ है L, और कह रहा ये कंडक्टिंग रॉड, ठीक ना, ये कंडक्टिंग रॉड है, इसका भी लेंथ L, ठीक ना, इसका भी लेंथ L। इसमें I करंट पास कर रहा, I करंट पास कर रहा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर, थोड़ा समझेंगे। इस रॉड का मास भी दिया हुआ है, समझो m। तो जब तीनों का लेंथ L है तो ये भी तय है कि ये तीनों जो एंगल है वो 60-60 होगा ना, बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड में, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक ना, ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बतला। तो थोड़ा सोचिए तो, इस रॉड पे कौन कौन फोर्स लग रहा, तो देखो स्ट्रिंग के कारण इधर टेंशन, इधर भी टेंशन, और नीचे लग रहा है mg। मैग्नेटिक फोर्स का अगर बात किया जाए, जो I L क्रॉस B बोलते हैं, देखो L इधर B अंदर, तो L क्रॉस B ऊपर हो गया, तो जाहिर है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर हो गया। यहाँ ILB भी आप बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि L स्ट्रेट तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है, बीच का एंगल 90, तो ILB बोल सकते हैं, और नीचे जो है वो mg लग रहा है। तो बोलिए ऊपर कितना फोर्स है, तो देखो टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक करें, इधर t cos 60, इधर t sin 60, t cos 60 t sin, यानी ऊपर फोर्स हो गया 2t sin 60 प्लस ILB इक्वल टू mg, नहीं t है ना, इधर t cos 60 t sin 60, t cos 60 t sin, यानी 2t sin 60 प्लस ILB इज इक्वल टू mg। sin 60 √3/2 हो गया, 2 गायब हो गया, mg माइनस ILB, टेंशन का वैल्यू 1/√3 mg माइनस ILB। बोलिए स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, पता चल गया क्या? ठीक, तो चलिए इसको जो है आप नोट कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है ये, और इस वायर में I करंट का फ्लो हो रहा,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हाइपोथेटिकल है। वो इस तरह कह रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ठीक ना, इधर 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 ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कह रहा। बतलाओ इस वायर पे फोर्स कितना होगा, इस सर्कुलर वायर पे, और किस डायरेक्शन में होगा। अब देखो कुछ स्टूडेंट जो है ना बोल देता है फोर्स 0 होगा, क्योंकि आप ही ना सिखाए थे पिछले क्लास में कि करंट कैरिंग लूप पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। तो हाँ बिल्कुल सिखाए थे, लेकिन उसमें एक बात ये भी बोले थे कि करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। तो क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है? नहीं। भले मैग्नीट्यूड सब जगह सेम हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पे हम आंसर बोल दे 0 तो ये गलत हो जाएगा। तब कैसे बनाया जाए? तो बोलेंगे कि एक तो ये भी समझ लो, स्ट्रेट वायर तो नहीं है, कर्व वायर है, सर्कुलर वायर है। तो हर पार्ट पर बारी बारी से सोचो। तो मान लो 1 मिनट के लिए यहां अगर हम एक डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिए, डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिए, स्मॉल एलिमेंट, और इस एलिमेंट पर अगर फोर्स देखें, क्योंकि जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे वो तो स्ट्रेट वायर का काम करेगा ना। बोलो सर्कल में भी एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो स्ट्रेट वायर जैसा ही भी है। तो सोचो डीएल इधर, बी इधर, बीच का एंगल 90। तो फोर्स अगर पूछा जाए, फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, तो इस एलिमेंट पर फोर्स पूछा जाए तो आई डीएल इंटू बी होगा। आई डीएल इंटू बी, डीएल इधर, बी इधर, बीच का एंगल 90 है, तो साइन 90 तो 1 हो गया। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो आप जानते हैं ना फोर्स होता है आई डीएल क्रॉस बी। तो डीएल क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन देखें तो देखो डीएल इधर, बी इधर, डीएल क्रॉस बी, ये क्लॉकवाइज हुआ क्या? और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। यानी फोर्स जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्टेड होगा, ठीक ना। फोर्स किधर होगा? इनवर्ड में होगा। तो आई डीएल बी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर? तो इनवर्ड। तो अब नेट फोर्स कितना होगा? तो बोलेंगे कि पहले तो ये चेक कर लो क्या हर पॉइंट पर इनवर्ड है कि एक ही जगह इनवर्ड। तो देखो यहाँ इनवर्ड, अगर यहाँ एलिमेंट इधर लिए बी इधर तो डीएल क्रॉस बी फिर इनवर्ड, यहाँ लेंगे डीएल क्रॉस बी फिर इनवर्ड, यानी ऑल पॉइंट पर इनवर्ड, यानी नेट फोर्स किधर होगा? इनवर्ड में। तो ठीक है, तो ये एलिमेंट पर फोर्स आया, इसी को इंटीग्रेट कर दो। क्लोज लूप का बात हो रहा है, चाहो तो ऐसे बोल सकते हैं, देखो सीधे नेट फोर्स यहाँ लिखते हैं। नेट फोर्स हो गया आई और बी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डीएल अराउंड दे दो, क्लोज लूप का बात हो रहा। तो बतलाओ तो क्या हो गया? आई बी, देखो जी आई डी एल बी, यहाँ भी आई डी एल बी, आई डी एल बी, सारे डी एल को ऐड करेंगे तो 2 पाई ए होगा क्या? यानी फोर्स हो गया आई इंटू 2 पाई ए इंटू बी, यही हो गया आंसर। नहीं? चलिए इसको भी नोट कर लें। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक बार में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता है कि ये कहना क्या चाहता है, या देखने में ही क्वेश्चन हार्ड लगता है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये वायर कैरिंग ए करेंट आई इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। पहले इसी को समझिए, ठीक ना। वायर में आई करंट का फ्लो हो रहा है और वायर जो है ना इस कर्व के मतलब y और x का जो ग्राफ होगा
उसके पाथ को ये फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, y और x का ग्राफ कैसा होगा? इस इक्वेशन के लिए देखें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो देखो जी, ग्राफ तो साइनोसाइडल होगा, साइन थीटा है तो जाहिर है ग्राफ तो साइनोसाइडल होगा। है ना, साइनोसाइडल ग्राफ होगा। इसी तरह का आगे बढ़ाते जाइए। साइन थीटा का ग्राफ है तो इसी शेप का होता। कह रहा वायर इसी शेप को फॉलो कर रहा है और इसमें I करंट का फ्लो हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में, तो ये X है, इधर Y है और इधर Z। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में, डॉट बना दिए तो Z हो गया। आगे क्या कर रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर x इजकल टू 0 टू x इजकल टू लैम्डा। तो देखो x इजकल टू 0 टू x इजकल टू लैम्डा, इस पोर्शन में फोर्स पूछ रहा। तो सोचो, ये तो शेप कर्व है ना जी। तो याद होगा, आपको सिखाए हैं पिछले क्लास में या उसके पहले, कि वायर का शेप कुछ भी हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो फोर्स उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ एंड हुआ उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो। यानी माइंड में समझो ना कि लैम्डा लेंथ का एक वायर है और स्ट्रेट वायर है, तो L इधर और B इधर, बीच का एंगल 90, तो फोर्स कितना हो गया? I लैम्डा इंटू बी। जैसे IL भी बोलते हैं ना, तो L के जगह क्या हो गया? लैम्डा, तो I लैम्डा इंटू बी। यही आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लो। देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और इनवर्ड है। ये सर्कुलर लूप है, इसको फील्ड में रख दिए। इतना तो गारंटी है नेट फोर्स इस पर 0 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को रखेंगे तो नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स तो 0 होगा। आपसे पूछा जा रहा है इस वायर में टेंशन कितना हो, तो पहले टेंशन होगा क्यों ये पहले समझा जाए। तो सोचो, अगर एक छोटा सा एलिमेंट पर हम देखें, इस पोर्शन पर सोचें, तो करंट इधर, बी अंदर, तो बी अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर। फोर्स इधर हुआ क्या? करंट इधर, बी अंदर, फोर्स इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर। यानी हर जगह फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड हुआ क्या? समझो इस रिंग को चारों तरफ से खींचा जा रहा, चारों तरफ से खींचा जा रहा, तो ये रिंग टाइट हो जाएगा कि नहीं? बोलो, है ना? चारों तरफ से इसको खींचा जा रहा, तो टाइट हो जाएगा। तो पूछा जा रहा आपसे कि इस वायर में टेंशन क्या हो, तो कैसे निकालेंगे इस वायर में टेंशन क्या हो? ठीक ना, नेट फोर्स पूछता तब तो डायरेक्ट 0 हो जाता, लेकिन कह रहा वायर में टेंशन कितना होगा। ठीक, चलो जी थोड़ा समझना ही। वैसे तो सर्कुलर मोशन में भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि एक रिंग है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो हर जगह बाहर की ओर m ओमेगा स्क्वायर r फोर्स लगता है। तो पूछा जाता था बतलाओ उस रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक, ट्रिक भी है, मेथड भी है, दोनों सिखा दे रहे हैं। देखो जी, मान लेते हैं यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट जो इस सेंटर पर d थीटा का एंगल बना रहा, रेडियस इसका दिया हुआ है a। ठीक,
तो इस एलिमेंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मान लो इसका लेंथ अगर dl है तो I dl b अंदर और dl इधर, तो फोर्स ऊपर होगा। यानी इस एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स देखें तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा, और इस एलिमेंट पर जो टेंशन होगा, केवल हम इस पोर्शन का बात करें, देखो यहाँ पे कट करके इस समझो इस एलिमेंट को ही जूम करके निकाल लिए। सपोज करो इसी का बड़ा फिगर बना दिए, ठीक ना, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो इतना तो तय है कि मैग्नेटिक फोर्स आई dl इंटू बी आउटवर्ड में लगेगा, कारण कि dl इधर है, b अंदर है, फोर्स ऊपर होगा, और इस रिंग में टेंशन यहाँ इधर होगा और यहाँ पर टेंशन इधर होगा। ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, d थीटा। ठीक, तो ये पूरा जो एंगल है वो d थीटा है, तो ये हाफ एंगल कितना हो गया, d थीटा बाई 2, ये भी हो गया d थीटा बाई 2। तो सोचो ये d थीटा बाई 2, तो ये भी d थीटा बाई 2 होगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा, अल्टरनेट एंगल। देखना, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते रहे, थोड़ा समझना। तो ये d थीटा बाई 2, तो ये हो गया 90 माइनस d थीटा बाई 2, ये वाला एंगल, और पूरा ये लाइन और ये लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। टोटल एंगल 90 है, और अगर ये एंगल 90 माइनस d थीटा बाई 2 है, तो मतलब इसको d थीटा बाई 2 होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये d थीटा बाई 2 होगा तभी नहीं 90 माइनस d थीटा बाई 2 हो पाएगा। वैसे ही ये भी एंगल बोलेंगे d थीटा बाई 2। ठीक, तो इस टेंशन को अगर कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए, ठीक ना, टेंशन को अगर हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करें, तो सोचिए इधर हो गया t cos d थीटा बाई 2, इधर हो गया t sin d थीटा, ये t cos d थीटा बाई 2, ये t sin d थीटा बाई, t cos d थीटा बाई 2, t sin d थीटा बाई 2, इधर हो गया t cos d थीटा बाई 2, और इधर हो गया t sin d थीटा बाई 2। तो बोलो नीचे की ओर कितना फोर्स, तो 2t sin d थीटा बाई 2, और ऊपर कितना फोर्स, I dl b। देखो जी, फोर्स अगर डाउनवर्ड में देखें, नीचे की ओर देखें, या कहो टुवार्ड्स द सेंटर देखें, क्योंकि अब यहाँ फोर्स देखेंगे तो डाउनवर्ड नहीं ना होगा, वो इधर ना हो जाएगा। तो चलो फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर देखें, तो बोलो नीचे की ओर फोर्स जो हुआ, यहाँ पे चूंकि एलिमेंट इधर लिए हैं तो ये नीचे की ओर ही हो गया, तो कितना हो गया 2t sin d थीटा बाई 2। और थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, यानी ये d थीटा बाई 2, 2 गायब, t इंटू डी थीटा। तो देखो ट्रिक क्या है,
ट्रिक कहता है ना ये सब मत करो, ये सब छोड़ो, ये सब फालतू बात, क्योंकि टाइम वेस्टिंग। हाँ कंसेप्चुअल बात तो जरूर है, तो जानना जरूरी है, लेकिन इतना टाइम मेरे पास तो होता नहीं है। सीधे याद रखना कि टेंशन के कारण जब भी रिंग रहे, टेंशन के कारण सेंटर की ओर फोर्स कितना लगता है, टी डी थीटा। तो बस सेंटर की ओर टी डी थीटा, अब बाहर की ओर कितना, आइडियल भी, दोनों इक्वल होगा तभी ना रिंग बैलेंस्ड है। तो बोलेंगे क्या, फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाते हुए फोर्स कितना है, तो बोलेंगे वो फोर्स तो डीएफ है, जिसको हम लोग आई डी एल भी बोले हैं, आई डी एल भी। और डी एल कितने के इक्वल है, तो जाहिर है ये है डी थीटा, तो ए डी थीटा इंटू बी। तो बोलेंगे क्या कि जो ऊपर की ओर, सॉरी, जो सेंटर की ओर फोर्स लगा और जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगा, वो दोनों इक्वल है, क्योंकि वायर तो इक्विलिब्रियम में है, वो मूव तो कर नहीं रहा, उसी पोजीशन में रुका हुआ है। यानी टी डी थीटा इज इक्वल टू आई ए डी थीटा इंटू बी, डी थीटा कैंसिल हो गया, आई ए बी, यही हो गया टेंशन का वैल्यू। ठीक ना। तो देखो इसमें इतना टाइम नहीं लगाना है बनाने में, भले मुझे तो एक्सप्लेन करना है, हर चीज़ को कंसेप्चुअली बताना है, इसलिए हम इतना टाइम दिए। इसमें सिंपल सा वर्क करना है। जब भी कोई वायर में, सर्कुलर वायर हो और उसमें टेंशन पूछा जाए, बस याद रखना सेंटर की ओर कितना फोर्स, टी डी थीटा, और जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, अब यही सर्कल में मूव कर रहा होता ना, तो बाहर की ओर होता एम ओमेगा स्क्वायर, और जो उस एलिमेंट का मास होता है ओमेगा स्क्वायर, तो उससे इक्वेट कर देते। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बाहर की ओर लग रहा, उससे बैलेंस कर दिए, बस टेंशन निकल गया। फिर समझिएगा जो बात समझा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका एक और भी है। उसमें क्या करेगा, इसी करंट को क्लॉकवाइज न करके एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। थोड़ा सोचो तो, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एलिमेंट पर अगर फोर्स देखें, जैसे इसी एलिमेंट पर फोर्स देखते तो करंट इधर और फील्ड अंदर, तो फोर्स सेंटर की ओर ना होता, यानी फोर्स तब सेंटर की ओर हो जाता। जो हम डीएफ फोर्स दिखाए हैं बाहर की ओर, तब वो फोर्स क्या हो जाता, सेंटर की ओर। यानी कि समझो एक रिंग है और यहाँ फोर्स इधर, यहाँ इधर, यहाँ, तो रिंग को क्या करना चाह रहा है, चारों तरफ से दबाना चाह रहा है। ठीक ना। समझो एक रिंग है, रॉड का ही बना हुआ रिंग है, उसको चारों तरफ से दबाया जा रहा है। तो चारों तरफ से दबाओगे तो उसमें कंप्रेशन ना होगा, हर पार्ट एक दूसरे को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो सेम क्वेश्चन में टेंशन न पूछ करके जब फोर्स ऑफ कंप्रेशन पूछा जाए तो आंसर तो यही होगा, बस फर्क ये होगा कि ये दोनों जो डायरेक्शन है, जो डीएफ हम लोग बाहर की ओर दिखाए हैं, वो डीएफ हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर, और जो हम लोग टेंशन इधर दिखाए हैं वही फोर्स ऑफ कंप्रेशन जब होता है, जैसे जब दबाव पड़ेगा तो एक दूसरे को ढकेलेगा और बाहर खींचा जाएगा, तब तो एक दूसरे को पुल करता है। तो ये हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे वो पुल करने वाला लिए थे। तो टेंशन हम लोग ऐसे दिखाए अलोंग दी टेंजेंट, इधर पुल करते हुए। यही अगर ये रिंग जो है करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता तो चारों तरफ से दबता है ना, चारों तरफ से दबता, तब तो इसमें हम लोग बात करते फोर्स ऑफ कंप्रेशन का ना, दबाव का बात करते। और जब हर पार्ट एक दूसरे को दबाता तो वही जो टेंशन इधर दिखाए हैं वो इसको इधर दिखाते हैं, तब उसी का नाम फोर्स ऑफ कंप्रेशन रखते। और तब जो बोले हैं ना कि डी थीटा, टी डी थीटा फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, वो टुवार्ड्स द सेंटर ना होकर किधर हो जाता, अवे फ्रॉम द, यानी यही हो जाता अवे फ्रॉम द सेंटर। और जो अभी अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब ये वाला फोर्स, वो किधर हो जाता, टुवार्ड्स द सेंटर, और आंसर यही आता। यानी क्वेश्चन में टेंशन पूछे या फोर्स ऑफ कंप्रेशन पूछे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। बस सोचना है कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन रहेगा तो टी डी थीटा जो है ना आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की ओर होगा, और अगर इस सेंस का करंट रहेगा, है ना,
क्लॉकवाइज यहाँ करंट है और फील्ड इनवर्ड है, तो उस केस में तो आप काम के ही हैं। अच्छा चलिए लिख इसको। देखिए क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसका लेंथ है एल। क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहे हैं। वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट आई अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वायर में करंट किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग। कह रहा इट इज प्लेस्ड इन ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और ये भी दे दिया मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक, देखो जी एक वायर है जिसका लेंथ एल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इधर होता है जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड बोला है जेड एक्सिस में, मतलब कि इसको डॉट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जेड एक्सिस। चलो इसको आउटवर्ड बना दिए, लेकिन इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि यहां पर एक्स 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा। यहां पर एक्स एल है तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कुछ और हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एल रख दोगे तो 112 भी नोट हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बदलते जा रहा है, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और यहाँ, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पूछा जा रहा है कि बतलाओ इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक ना, क्वेश्चन में समझो ये मेंशन किया हुआ है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि वायर जो है एक्स 0 से एक्स = L तक लाई कर रहा है। ठीक ना, वायर लाई इन बिटवीन, यहाँ लिख दे रहे हैं, समझना। ठीक ना, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ। अब मुझसे पूछा जा रहा बतलाओ इस वायर पे फोर्स कितना हो। तो सोचो क्या IL भी लिख दें? IL भी लिखना क्या सही होगा? तो स्ट्रेट तो है, L और B के बीच का एंगल 90 भी है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग अलग। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग। देखें तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो, तो कैसे निकालें? तो देखो यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का अगर एक एलिमेंट ले, x डिस्टेंस पर, तो ये एलिमेंट क्यों लेना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग। ठीक, तो क्या किया जाए? तो इस dx लेंथ पर फोर्स कितना लग रहा, तो dx पे ही क्यों निकाल रहे हैं? तो बोलेंगे कि यही तो दिक्कत है ना, क्योंकि एक बार में पूरा निकाल नहीं सकते, इसीलिए केवल हमको इतना पोर्शन पे सोचना पड़ रहा है। तो ठीक है, चलो भाई जल्दी से फोर्स ऑन द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx है ना, dx लेंथ के एलिमेंट पर फोर्स बतला दो भाई। क्या लिखें? I dx इंटू बी। IL भी बोलते हैं ना। तो देखो ये dx इतना छोटा है ना कि ये हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी समझ लो यूनिफॉर्म जैसा बिहेव कर रहा है। I dx इंटू बी, तो dx इंटू बी, बी क्या हो गया? B0 1 + x/L। ठीक ना, 1 + x/L। नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे। I B0 1 + x/L
dx। ठीक ना, पहले एलिमेंट पर फोर्स निकाले। अब फोर्स का अगर डायरेक्शन पूछा जाता, हालांकि मैग्नीट्यूड पूछा गया है, लेकिन मान लो डायरेक्शन पूछा जाता, आई इधर अब बी बाहर, फोर्स किधर, नीचे, यानी निगेटिव वाई एक्सिस में। खैर उससे मतलब है नहीं। आई बी नॉट, अब इसका क्या लिखें जी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x 0 से xl, 0 to l, तो आई बी नॉट, देख लो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना, एक बार अपर, पहले इंटीग्रेशन कर लिया जाए, 1 dx, dx का इंटीग्रेशन x पर पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कितना, x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, 0 to l। ठीक ना, 0 to l, तो I इंटू बी नॉट, क्या रूल है जी, तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम लोग पहले l लिखेंगे अपर लिमिट को, तो l, फिर यहाँ लिखेंगे l स्क्वायर बाई 2l, देखो जी, माइनस x के जगह 0 लिखो, 0 प्लस 0 स्क्वायर बाई 2l भी करोगे 0 ही आएगा। देखो तो ये कितना आ गया, तो I इंटू बी नॉट, देख लो एक l तो कैंसिल हो गया, l प्लस l बाई 2 कितना हो गया, 3l बाई 2, यानी 3 बाई 2 आई एल बी नॉट, यही आ गया फोर्स का वैल्यू। कोई दिक्कत है, 3 बाई 2 आई एल बी नॉट। चलिए नोट कर, तो यहां से हम लोग टाइप को चेंज कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पर जो फोर्स लगता है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकेंड in a region where a magnetic field of magnitude 1 Tesla exists in the direction south to north। आइए पहले क्वेश्चन समझ लें। कह रहा एक अल्फा पार्टिकल आप जानते होंगे हीलियम न्यूक्लियस को कहा जाता है, उसका चार्ज जो है 2 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज होता है। ठीक ना, हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है तो 2 प्रोटॉन के इक्वल उसका चार्ज होता है, यानी चलो चार्ज तो मालूम हो, 2 प्रोटॉन के इक्वल यानी 2 इंटू 1.6 10 to the power -19 कूलम, यानी 3.2 10 to the power -19 कूलम। चार्ज मालूम। अगर बात वेलोसिटी का किया जाए 3 इंटू 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी वेलोसिटी हो गया 3 इंटू 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। चलिए वेलोसिटी मालूम, चार्ज मालूम, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम 1 टेस्ला, लेकिन थोड़ा डायरेक्शन वगैरह भी तो समझना है। कह रहा वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो देखो अगर हम लोग बोर्ड पर बात करें ना तो देखो हम लोग इधर बोलते हैं ईस्ट, इधर क्या बोलते हैं नॉर्थ, इधर बोलते हैं साउथ, इधर बोलते हैं वेस्ट, अपवर्ड इसको बोलते हैं, ये अपवर्ड है, और बोर्ड पर ये हो गया डाउनवर्ड। वैसे हम लोग जेड एक्सिस को ऐसे दिखा देते हैं, तो माइंड में समझना है जेड इधर ना होकर के इधर है, तो वेलोसिटी जो है उसका जेड में दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कह रहा साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है।
पूछ रहा है कि बतलाओ फोर्स कितना लगेगा। तो जानते हो ना, फोर्स होता है क्यू भी क्रॉस बी। देखो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिमाग लगाना नहीं, भी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, भी इधर बी इधर, बीच का एंगल 90, तो बस क्यू भी बी साइन 90, यानी क्यू भी बी आंसर, बस काम खत्म। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ बनाना चाहें तो वेलोसिटी जेड में यानी के में हो गया, वेलोसिटी के में, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है यानी जे में, है ना। तो क्यू भी बी के क्रॉस जे क्या होता, तो के क्रॉस जे होता है माइनस आई, माइनस आई। तो ठीक है, माइनस आई बता रहा है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है, इसको ना हम लोग आई बोलते हैं, माइनस आई मतलब फोर्स वेस्ट में होगा। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हो गया क्यू भी बी अलोंग वेस्टवर्ड डायरेक्शन, यही ना। और क्यू का वैल्यू कितना, तो 3.2 10 टू द पावर -19। वेलोसिटी कितना है जी, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 7, और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 9.6 10 टू द पावर -12 न्यूटन। बस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो चलिए पहले तो इसको नोट करें। चलिए देखेंगे, एक क्वेश्चन में कह रहा मैग्नेटिक फील्ड इतना। देखो इसमें कहीं एक्स वाई का चर्चा नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन भी आई जे में दिया हुआ, ठीक। कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, किसी मोमेंट पर चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो इतना दिया हुआ, लेकिन यहाँ एक टर्म लिख दिया है एक्स। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और केवल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ही बात करना है, ओनली कंसीडर अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन देखने में इनकम्प्लीट लगता है। कह रहा क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एक्सेलरेशन इतना, एक्स का वैल्यू बतलाओ, और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका और भी होता है, ऐसे कह देगा कि एक एक्सपेरिमेंटर है, ठीक ना, एक व्यक्ति प्रयोग कर रहा है और अपने डायरी में नोट करते जाता है जो भी वो एक्सपेरिमेंट करता है। क्या हुआ कि उसके हाथ से डायरी छूट गया और पानी में गिर गया, और यहाँ जो लिखा हुआ था ना वो नॉट रीडेबल हो गया, वो पढ़ने लायक नहीं बचा। तो पूछा जा रहा है कि बतलाओ यहाँ क्या लिखा हुआ था। तो ज्योतिष विद्या से तो बताना नहीं, बताने के लिए तो लॉजिक चाहिए। तो कैसे बनाए, तो देखो जी, जैसे F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। आप जानते हैं जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन है ना, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन हो। और आप ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी बोलेंगे कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हेंस एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जिधर फोर्स होता है उधर एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा
तो दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। यानी कि A डॉट बी 0। तो एक्सेलरेशन कितना? xi प्लस 7j 10⁻⁻⁶, ठीक, डॉट 7i प्लस 3j 10⁻⁻3, इट शुड बी इक्वल टू 0। देखो i को i से, j को j से, नहीं डॉट में तो यही करना होता क्योंकि i डॉट j 0, j डॉट i 0 होता। तो देखो तो क्या होगा, i को i से करोगे तो 7x i डॉट i1, j को j से करोगे तब प्लस 21 आ गया, i इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब सोचो तो 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो 7x इज इक्वल टू -21, तो x का वैल्यू -3 हो गया। बस यही आंसर है ना। तो देखो तो ये जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में जरूर है, लेकिन सही मायने में क्वेश्चन क्या चीज़ का है तो समझो तो वेक्टर का क्वेश्चन है कि दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक ना। तो देखिए ऐसा है कि इसका कुछ और भी एप्लीकेशन बताना ज़रूरी है, तो इसका और भी एप्लीकेशन बताएंगे, लेकिन अब लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस लेक्चर को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। और आगे के क्लास में मैं बायोट सावर्ट लॉ ये सब मतलब जो मेन 12th का पोर्शन है, जो आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है 12th एग्जाम में, ये सब जो पोर्शन रहता नहीं ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का अभी वाला पोर्शन बताएं। जानबूझ करके इस पोर्शन को पहले पढ़ाए हैं क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो सीधे बायोट सावर्ट लॉ पे ही कंसंट्रेट होते हैं। तो इसको इग्नोर ना करें, और चूंकि जानते हैं आप जो इग्नोरेंट पार्ट होता है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए जो है आपको मैं सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट का बात की, मतलब फील्ड मौजूद हो तो चार्ज पे, करंट कैरिंग वायर पे, सब पर क्या इफेक्ट होगा, पहले मैं इसको सिखाया हूँ। इसका अभी कुछ एप्लीकेशन बाकी है, तो वो तो एप्लीकेशन हम कराएंगे ही। और आगे जो है हम लोग बायोट सावर्ट लॉ पढ़ेंगे और वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ वायर का बात होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई वायर प्रोड्यूस करता है तो उसका वैल्यू क्या है, उसका डायरेक्शन किधर है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद।